मैंने कुछ नहीं किया, मेरा सारे लैपटॉप से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, इसमें रिकॉर्डिंग करते हैं, देखते हैं कुछ नहीं आ रही, ठीक है। माइटोसिस या डिवीजन, तो सही मायने में बताऊं तो डिवीजन तो मुझे इसी फेज में हो रही है, कैरियोकाइनेसिस तो साइटोकाइनेसिस फेज में हो रही है, बाकी सेंट्रोसाइट डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ, पर वो प्रिपेयर जरूर कर रहा था अपने आप को डिवाइड करने के लिए। क्यों? क्योंकि मान लो कि अगर आपके पास 1 किलो चीनी है, क्या है आपके पास, मान लो 1 किलो चीनी है, तो उसको 2 हिस्सों में तो नहीं बांट सकते, 1-1 किलो कैसे बांट दोगे, 1 किलो है टोटल, ठीक है। पर अगर आप उसको अपने दोस्तों में बांटना है, तब वो क्या करना पड़ेगा, पहले उसको आपको 1 किलो चीनी का 2 किलो चीनी बनानी पड़ेगी, 1 किलो चीनी और बनानी पड़ेगी, इससे कि टोटल चीनी 2 किलो हो जाए, फिर आप दोस्तों में उसको 1 किलो इधर और 1 किलो इधर उसको आप बांट पाए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो दिस इज द पॉइंट, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर कि जीवन फेज में सेल ने यही करा है, और एस फेज में भी, क्योंकि इसने अपने डीएनए को और साइटोप्लाज्म को डबल किया है। यहाँ जो फेज था इसमें वो डिवाइड नहीं कर रहा था, इस फेज को हम कहते हैं क्या, ये वाला जो फेज है इंटरफेस। yes, this phase is known as इंटरफेस। एक आता है अलग से हमारे पास इंटरफेस कहलाता है, नोट कर लेना यार, अभी मैं टाइम दूंगा आपको नोट करने, ठीक है, नोट कर लेना, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेस। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, जो जो सेल साइकिल क्या है, जो सेल साइकिल है उसमें 2 फेज हैं। एक है इंटरफेस, कौन सा फेज, इंटरफेस, जिसमें दरअसल सेल डिवाइड नहीं करता, ठीक है, पर डिवाइड करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर जरूर करता है। और दूसरा है कौन सा, दूसरा है कौन सा, माइटोसिस। जिसको माइटोसिस फेज भी कहते हैं, क्या भी कहते हैं इसको, माइटोसिस फेज, जिसमें सेल एक्चुअली क्या करता है, एक्चुअली डिवाइड करता है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि एक सेल की अमूमन उम्र 24 घंटे है, उम्र मतलब कि जब से लेकर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो डिवाइड नहीं कर देगा। अगर मैं बोल दूंगा पूरी साइकिल जो है वो 24 घंटे की है, तो 24 घंटे में से लगभग 23 घंटा तो सेल डिवाइड नहीं करेगा, इंटरफेज में रहेगा, ठीक है। हाँ, पर वो 1 घंटे में अपना काम पूरा कर जाता है। ऐसे ही तो होता है, आप मुझे बताओ। चलो अभी तो सेमेस्टर वाले एग्जाम्स हो गए आपके, टर्म 1 टर्म 2 हो गया, बट अगर आपके फाइनल एग्जाम्स होते तो क्या करते हैं, आप पूरे साल स्टडी करते हो, क्या करते हो आप पूरे साल स्टडी करते हो, हाँ या ना, ठीक है। you study for 300 days just to attempt a paper of 3 hours, ये तो कॉन्सेप्ट है। इन 300 दिनों में आप स्कूल भी जाते हो, वो उस चीज को पढ़ने के लिए, ट्यूशन भी जाते हो उस चीज को पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी करते हो उसको पढ़ने के लिए, सेमेस्टर पेपर स्टडी करते हो उसको पढ़ने, बहुत सारे काम आप करते हो इन 300 दिनों में, जिससे कि बस आप वो 3 घंटे के पेपर में अच्छा काम कर पाओ, ये तो कॉन्सेप्ट है। तो ये 300 डेज है ना, जिसमें आप पेपर लिख नहीं रहे हो, पर पेपर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, तो दीज आर द कॉल्ड एज इंटरफेस, ठीक है। और जिसमें जाकर आप पेपर को लिख दे रहे हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज, बोलो, एम फेज। एम फेस। समझ आ गई बात मेरी, हाँ या ना, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस। तो प्रिपरेशन फेज हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें इंसान अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है, उसके पास टाइम बहुत ज्यादा होता है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा सिर्फ आप यहाँ देख, मतलब आपकी लाइफ में होता है, स्कूल की लाइफ में या कहीं की लाइफ में, ठीक है। ऐसा ये बायोलॉजी का नियम है, सेल्स ऐसे फॉलो करते हैं, सेल्स तो बेसिक यूनिट है ना लाइफ की, ठीक है। अगर सेल ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब दुनिया में हर एक चीज ऐसा करती होगी कि जब वो प्रिपेयर करती होगी अपने आप को, तो ज्यादा टाइम उसको चाहिए होता है प्रिपरेशन, ठीक है। अब्राहम लिंकन का नाम सुना आपने, अब्राहम लिंकन? यस सर। कौन थे? कोई प्रेसिडेंट थे सर कोई मतलब पॉलिटिशियन शायद। पॉलिटिशियन थे, कहाँ के थे, यूएसए के पॉलिटिशियन थे, है ना। और यूएसए के सेकंड प्रेसिडेंट भी थे अब्राहम लिंकन, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू वॉशिंगटन, ठीक है। और दूसरे थे अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने कहा था, इफ यू गिव मी 6 hours to cut a tree, so in the first 4 hours I will sharpen my axe and I will keep just 2 hours to cut the tree। समझे मेरी बात को? यस सर। ठीक है, कि अगर आप मुझे 6 घंटे दोगे एक पेड़ को काटने के लिए, तो पहले 4 घंटे तो मैं अपनी कुल्हाड़ी को ही क्या करता रहूंगा, धार देता रहूंगा, पहना करता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कुल्हाड़ी पहनी हो तो पेड़ काटना मेरे लिए मुश्किल बात नहीं है,
ठीक है, तो पेपर लिखना मेरे लिए मुश्किल बात नहीं है। मेरे लिए मुश्किल क्या है, पेपर तो मैं लिख उसकी ही दूंगा, प्रिपरेशन। एक बार मुझे आ जाए सब चीजें, मुझे पता लग जाए क्या होती है ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्या है प्लांट फिजियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स, सेल साइकिल सेल डिवीजन में क्या-क्या दे रखा है, ये पता लग जाएगा। फिर पेपर नोट्स आप आज लिखवा लो, ठीक है? पर आज पता लगेगा नहीं ना, पता लगने के लिए टाइम लगेगा। जब हम पढ़ा देंगे सारा तभी तो पता चलेगा आपको, ठीक है? तो यस, तो लंबी मेहनत क्या होती है, चाहिए होती है हर चीज के लिए, ठीक है? सो दिस वाज द सेल साइकिल। तो सर यहाँ तो आपने अमीबा को पढ़ा दिया, अमीबा बोलिए पढ़ा दिया, नहीं, तो देखो हर जितने भी लाइफ साइकिल्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म, सबका अपना कोई ना कोई क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है। क्या होता है अपना कोई ना कोई लाइफ, बोलना जरा, स्पैन लाइफ होता स्पैन। है। तो जो ह्यूमन सेल है, क्या है, जो एक टिपिकल सर ह्यूमन सेल की अगर मैं बात करूं, तो एक टिपिकल ह्यूमन सेल लगभग लगभग 24 घंटे में, कितने घंटे में, 24 घंटे में डिवाइड करता है। कितने घंटे में डिवाइड करता है, 24 घंटे में डिवाइड करता है। तो सर हमारे सेल्स भी क्या है, इमॉर्टल है? नहीं, ऐसा नहीं, हमारे सेल्स की भी डेथ होती है, ठीक है, और वो रिप्लेस किए जाते हैं। तो क्योंकि उसमें वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे नहीं बता सकते कि किसकी डेथ किसमें हो जाएगी। हाँ, पर आपके बुक में एक सेल का नाम दे रखा है, मैं सुना होगा, ह्यूमन आरबीसी, सुना है आपने? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। यस ये यस सर। तो सर। स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होता है। बिल्कुल, ठीक है। तो एक ह्यूमन आरबीसी की वो होती है ना, लाइफ साइकिल जो होती है, या बोल दूंगा लाइफ होती है, वो होती है कितनी, 120 डेज। कितनी होती है, 120। मतलब कि अगर आपका रेड ब्लड सेल, ठीक है, लाल रक्त कोशिका हिंदी में कहते हैं, ठीक है, अगर वो बना, ठीक है, आज बना, तो आज से 4 महीने बाद, मतलब कि 120 दिन के बाद वो अपने आप क्या हो जाएगा, उसके डेथ पे, ठीक है। तो आपने इस वाले कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है। सो दिस इज अबाउट द सेल साइकिल। तो आप इसको नोट कर लें, आप सब कुछ पहले ही नोट कर लें और इसको सबसे लास्ट में बनाएं, ठीक है, क्योंकि इसमें अब मैं चीजों को यहाँ पर ऐड करूंगा। अब मेरे पास बोर्ड में जगह खत्म हो गई, तो उसको नोट कर लें, फिर मैं आपको आगे बताऊँ, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर ये माइटोसिस में कितना टाइम लगता है? ये आपने जैसे कि 23 आवर्स आपने जिस में कर दिया इंटरफेस में, तो माइटोसिस माइटोसिस में में? यस सर। 1 घंटा। 1 डे? 1 आवर की 1 डे? कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस में लगेंगे आपके पास 15 मिनट, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए।
अरे देखिए बता दिया मैंने। चलो खैर दोबारा बनाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा फेज था? G1 फेज। कौन सा वाला फेज था? G1 फेज। ठीक है, दूसरा था हमारे पास सबसे बड़ा फेज जो होता था S फेज, yes. लेसन फिजिक्स फेज। फिर होता था हमारे पास कौन सा फेज? G2। G2 ठीक है, और M फेज की बात हम बाद में करेंगे, ये हमारे पास पूरा M फेज। ठीक है, तो सर G1 फेज में हमारे पास क्या क्या होता है? ठीक है, तो ध्यान रख लेना। कहता है कि अभी नया नया सेल बनकर निकला है, और नया नया सेल जब आता है सबसे पहले कहां पर एंटर करता है? वो एंटर करता है कहां पर? हमारे पास G1 फेज में। कहां पे एंटर करता है? G1 फेज में एंटर करता है। तो G1 फेज में एंट्री होते ही साइटोप्लाज्म उसका बढ़ता है, पर साइटोप्लाज्म के बाद स्पेशली इसलिए नहीं कर देते हैं क्योंकि साइटोप्लाज्म थोड़ा बहुत S फेज में बढ़ता है और थोड़ा बहुत G2 फेज में बढ़ता है। तो सर फिर G1 फेज में बेसिकली क्या इंक्रीज हो रहा होगा? तो G1 फेज में हमारे पास जो ऑर्गेनल्स है, क्या है जो हमारे पास सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो बनते भी हैं और वो डेवलप भी करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले जो हमारे पास सेल ऑर्गेनलीज है, ठीक है, वो बनते हैं। जैसे कि मान लो एक सेल के पास दो ही माइटोकॉन्ड्रिया है, तो दो माइटोकॉन्ड्रिया के सारे तो वो जिंदगी भर नहीं रह पाएगा, हाँ या ना? ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अपने माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ाना पड़ेगा, उनको डेवलप करना पड़ेगा, जो उसको एनर्जी देंगे सेल साइकिल को चलाने में, सेल को चलाने में और सेल को डिवाइड करवाने में। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले ऑर्गेनलीज बनते हैं और उनका फॉर्मेशन या डेवलपमेंट होता है। तो एक काम तो हो गया सर ये वाला। ठीक है सर, इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा आपको मैंने पढ़ाया राइबोसोम्स के बारे में, पढ़ाया मैंने आपको। यस सर। अब मैंने आपको ये वाली बात ही बताई कि राइबोसोम्स में क्या होता है? आरएनए होता है। कौन क्या होता है? आरएनए होता है। अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो वो आरएनए भी कहाँ बनेगा? उस आरएनए की फॉर्मेशन भी हमारे पास G1 फेज में ही होती है। कहां पर ही हो जाती है? G1 फेज में ही उसी आरएनए की फॉर्मेशन होती है। ठीक है जी, ठीक है। और ऐसे सेल्स हैं जो कहते हैं कि सर हम तो डिवाइड नहीं करेंगे, हम तो बहुत दिन तक मतलब बिना डिवीजन के ही रह जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पड़े रहें तो ऐसे सेल्स G1 फेज में, कौन से फेज में? G1 फेज में ये कुछ महीनों तक भी रह सकते हैं। ठीक है ना, G1 फेज में लास्ट फॉर मंथ्स। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरी किडनी का कोई सेल है, ठीक है, अब किडनी का सेल तो नेफ्रॉन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? नेफ्रॉन का, पढ़ा है ना आपने? या मेरा लीवर का सेल है, हेपेटिक सेल, वही मान लो कि मेरे वो किडनी लीवर में किसी एक इंपॉर्टेंट पार्ट का हिस्सा है, एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का, कैनाक्यूली का हिस्सा है वो। ठीक है, तो वो तो उस जगह पे लग गया। अब वो कह रहा है सर मेरे को तो डिवाइड नहीं करना। क्यों? अरे सर क्या बात कर रहे हो, मैं ऐसे डिवाइड करता हूँ, मैं यहाँ पर अपने इस भार को रोक के खड़ा हूँ यूं करके, और आप कह रहे हैं मैं डिवाइड कर जाऊँ और भाग जाऊँ यहाँ से डिवाइड करने के लिए? नहीं, मैं तो सर कहीं नहीं जा सकता। तो सर एक काम कर रहा हूँ, क्या करना है डिवाइड करके? काम ये कि यहाँ से बाइल जूस जो है लीवर में बन रहा है, वो बाइल जूस मेरे ऊपर से पास कर जाए। तो सर एक काम करता हूँ, मैं ना ये खड़ा रहता हूँ, उसको यहाँ से ऊपर से सपोर्ट देता रहता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसे फेजेस में, ऐसी जगहों पर जो G1 फेज है, उन सेल्स में G1 फेज क्या होगा? बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, मतलब उनमें कभी S फेज आएगा ही नहीं, मतलब वो अपना कभी डीएनए के अमाउंट को डबल करेंगे ही नहीं। G1 फेज में ही जिंदगी भर आराम से पड़े रहेंगे, जिनके मतलब कुछ महीने। ठीक है, और जब लगेगा कि यार अब ये सेल बहुत पुराना हो गया है, बहुत वेयर एंड टियर हो गया, बाइल निकलता था उसके ऊपर से, तो गला गया सेल को, उस टाइम पर G1 फेज खत्म होगा, S फेज आएगा, डीएनए डबल होगा, D2 फेज के बाद प्रोटीन्स बनेंगे और M फेज करवा के दो सेल्स बना दिए जाएंगे। जो सेल ज्यादा अच्छा हो उसको रोक ले जाएगा, पुराने वाले सेल को मार दिया जाएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? बोलो हाँ या ना? ठीक है, अच्छा। पर सर
कोई एक ऐसा सेल जिसने बोल दिया कि सर अब मेरे को तो डिवाइड करना ही नहीं है, कुछ महीने बाद नहीं, मेरा मूड ही नहीं है डिवाइड करने का, आई विल नॉट डिवाइड एट ऑल एट एनी स्टेज ऑफ माई लाइफ। सर ऐसे कौन से सेल्स होते हैं? सर बॉडी में तो सारे सेल डिवाइड करते होंगे, हाँ या ना निष्ठा? कोई सेल्स होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हम डिवाइड नहीं करेंगे, अब जिंदगी में कुछ भी हो जाए? बताओ जरा मेरे को, निष्ठा है एक क्लास में? पॉइंट के बाद बॉडी में ग्रोथ नहीं होती, तो फिर जो वो सेल होंगे वो डिवाइड नहीं होंगे आगे। कौन से वाले? अ, जैसे न्यूरल सेल्स नहीं होते डिवाइड आगे। हाँ, कौन से सेल्स? न्यूरल सेल्स। समझ रहे हो भैया? दिमाग के सेल्स। कौन से सेल्स? दिमाग के सेल्स, न्यूरॉन्स। एक बार इतनी ग्रोथ हो गई, अब उन्होंने कह दिया कि अब हमें ग्रोथ नहीं करनी। अबे हाँ यार, हमें डिवाइड ही नहीं करना। बचपन के टाइम पे दिमाग में मान लो कि 1 बिलियन न्यूरॉन्स थे, तो आजीवन वो कितने रहने वाले? 1 बिलियन ही रहने वाले। ऐसा नहीं होगा कि आपके दिमाग में सेल्स जो थे वो 1 बिलियन से, दिमाग के सेल्स 1 बिलियन से 2 बिलियन हो जाएंगे। अरे यार एक बात बताओ, बचपन में आप इतने छोटे से थे कि नहीं थे? भावार्थ, कितने थे बचपन में आप? ठीक है, छोटे थे। ठीक है, सेल से डिवाइड करा, स्किन के सेल, किडनी बड़ी हुई, लीवर बड़ा हुआ, आपकी एलिमेंट्री कैनाल बड़ी हुई। एलिमेंट्री कैनाल मतलब माउथ से लेकर, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस वाला पार्ट। तो पहले वो बच्चे का माउथ भी यहाँ पर था और एनस यहाँ पे था, मतलब वो यहाँ से खाता था और यहाँ से बाहर निकाल देता था। तो पहले तो स्ट्रक्चर इतना बड़ा था, अब तो भैया इतने बड़े हो गए, हाँ या ना? तो अब क्या होगा? अब खाने की जगह और बाहर एक्सट्रेट आउट करने की जगह में क्या हो गया? डिस्टेंस बढ़ गया ना। इसका मतलब आपकी एलिमेंट्री कैनाल ही बड़ी हो गई। इसका मतलब एलिमेंट्री कैनाल में जो सेल्स थे उनका नंबर सर्टेन टाइम्स बढ़ गया। बट दिमाग में ऐसा हुआ क्या? दिमाग में ऐसा नहीं हुआ। बर्थ के टाइम पर जितने न्यूरॉन्स आपके दिमाग में बन गए, आपके इस वाले हिस्से में बन गए, उतने बन गए। अब वो आगे नहीं बढ़ेंगे, वो अब नहीं बनेंगे ब्रेन में। ठीक है ना? स्पाइनल कॉर्ड और ये जो नर्व्स वगैरह है ये बढ़ सकती हैं, पर अब ये नहीं बढ़ेंगे। आर यू गेटिंग? तो ऐसे सेल्स जिन्होंने कह दिया अब हमें डिवाइड करना ही नहीं है, हम नहीं करेंगे डिवाइड, हम तो सोएंगे। क्या करेंगे? हम तो रेस्ट करेंगे, सोएंगे, एक शांत अवस्था में चले जाएंगे। ऐसे सेल्स भी होते हैं जो कहते हैं चलो ठीक है अब एक काम करते हैं, यहाँ चले जाते हैं। और ये बीच वाला जो फेज है, दिस इज कॉल्ड एज जी नॉट फेज। क्या कहलाता है ये? बताना जरा। जी नॉट फेज, जी नॉट। ये इसको कहते हैं क्या? जी नॉट फेज, या बताओ जरा। दिस इज कॉल्ड एज रेस्ट फेज। क्या कहते हैं इसको? रेस्ट फेज। इसको एक नाम और से भी जाना जाता है, शांत फेज के नाम से कहते हैं क्या? क्यूसेंट फेज। कौन सा फेज? क्यूसेंट फेज। तो सेल्स इन क्यूसेंट फेज डू नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं करते। तो जब आपका बर्थ हुआ, आपका जब जन्म हुआ, तो आपके जो ब्रेन के सेल्स थे, कौन सेल्स थे? ब्रेन के सेल्स थे, वो जी नॉट फेज में चले गए आजीवन, जीवन काल के लिए, आजीवन, वो हमेशा के लिए। और उन्होंने बोल दिया कि अब हम डिवाइड नहीं करेंगे, पर उन्होंने कंडीशन दी है। क्या दी है कंडीशन? कि सर कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए कि आपको कभी चोट चाट लग जाए, ठीक है, और आपके कुछ सेल्स, अगर हमारे कुछ भाई बहन घायल हो गए, ज्यादा घायल नहीं हुए, कुछ घायल हुए, और हमें लग रहा होगा कि इनको रिप्लेस करके काम ठीक से चल सकता है, तो सर हम इतने ना लकीर के फकीर भी, हम डिवाइड कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? हम डिवाइड कर जाएंगे, उनको हम रिप्लेस कर देंगे ना सर, क्या दिक्कत है? हमको रिप्लेस कर देंगे और उनकी जगह हम खुद ले लेंगे। तो सर आपकी जिंदगी क्या होती रहेगी? चलती रहेगी। ठीक है, तो यस, जो सेल्स जी नॉट फेज में होते हैं वो वापस आ भी सकते हैं। क्या हो सकते हैं? वापस आ भी सकते हैं जरूरत पड़ने पे। मान लो आपने सुना होगा एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? सुना है आपने? एक्सीडेंट हो गया। अरे यार वो तो कॉमा में चल, अगर आप आगे चल के बायोलॉजी को डिटेल में पढ़ोगे ना, एडवांस से पढ़ोगे, तो आपको समझ आएगा कि कॉमा का मतलब होता है क्या? ब्रेन डेथ, मेंटल डेथ। पता है आपको? डेथ इंसान की 3 ही तरीके से हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट, एस्फेक्सिया, एस्फेक्सिया मतलब सांस दम घुट के मरना, और तीसरा ब्रेन डेड। समझ रहे हो? लंग्स डेड तो एस्फेक्सिया, हार्ट डेड तो कार्डियक अरेस्ट, अबे बोलो, और ब्रेन डेड, यस सर। ठीक है, मेंटल डेथ। ठीक है, पर फिर भी उस इंसान को रखा जाता है ग्लूकोज पे, उसका ध्यान रखा जाता है, पता होगा आपको। ठीक है, और एक दिन खबर आती है कि वो कॉमा से बाहर आ गया। सुना है आपने? पिक्चर में तो अक्सर होता है ऐसा। यस सर, काफी साल भी लग जाते, सालों लग जाते हैं। ऐसा होता है वो पिछले 15 साल से व्हील चेयर पे था, कॉमा में था, आज वो एक सामने आके खड़ा हो गया। शाहरुख खान की पिक्चर में अक्सर होता है ऐसा, है ना? तो ऐसा कैसे हो जाता है?
क्यों ऐसे हाथ फैलाती है शाहरुख खान की पिक्चरों में, वो वापस कैसे आ जाती है जो लड़की होती है कॉमा में चल रखी होती है? क्योंकि क्योंकि उसके जो ब्रेन के सेल्स थे, ठीक है ना, वो जी नॉट फेज में पड़े हुए थे और वो धीरे 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 इम्प्रूव कर रहे थे, धीरे धीरे करके एक सेल डिवाइड करके दो बना लिए, फिर एक दो दिन बाद एक और सेल डिवाइड करके चुपके से उसने दो बना लिए। तो ऐसे करते करते उन्होंने पुराने जो डेड सेल्स थे उनको रिप्लेस करा, ठीक है। और सर जिस सारे ही रिप्लेस करते हैं फिर वो? सारे नहीं, जितने 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 इंजर्ड हो गए थे सेल्स, अरे चोट लगी होगी ना एक्सीडेंट में, है ना, जैसे तो हीरोइन। सर जैसे कि किसी को कोमा में निकलने में बहुत ज्यादा देर लग जाती है, कोई जल्दी से निकल जाता है, तो मतलब वो मतलब डिपेंड करता है कि कितनी इंजरी हुई है और कितना टाइम लगा रिप्लेस करने में? यस, बिल्कुल डिपेंड करता है, ठीक है। अरे मतलब इतना भी सिंपल नहीं है, इतना सिंपल मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। इट इज नॉट अबाउट अ सेल रिपेयर, ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे चांस होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, तो पढ़ा रखा है आपने। अब फोर ब्रेन के अंदर भी क्या है, सेरिबेलम है, सेरिबरम है, मिड ब्रेन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, एमिगडाला है, हिप्पोकैम्पस है, ठीक है ना, लिम्बिक सिस्टम, बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत सारी चीजों का निचोड़ जो बनता है उस पर डिपेंड करता है कि वो बंदा बाहर आएगा कि नहीं आएगा, सिर्फ इसमें नहीं। ये तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा दे रहा हूँ, ठीक है कनिका, ठीक है। यस सर। चलो, तो ये होगा किसकी बात, जी नॉट फेज। अब आते हैं किस पे हम, एस फेज पे। किस पे आते हैं बताना जरा, किस पे आएंगे, सिंथेसिस फेज। एस फेज पे। तो सर जी एस फेज में क्या होने वाला है, सुनो मेरी बात। एस फेज को सबसे पहले सुन लो, क्या कहते हैं, सिंथेसिस फेज। क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं सिंथेसिस फेज, ठीक है। और क्यों कहते हैं सिंथेसिस फेज, क्योंकि यहाँ पर होती है क्या, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। और जो अमाउंट था, क्या था जो अमाउंट था, क्वांटिटी जो थी, कंसंट्रेशन जो थी डीएनए की, वो क्या हो जाती है, वो डबल हो जाती है। मतलब मान लो कि अगर टू कॉन्सेंट्रेशन में, कॉन्सेंट्रेशन कह दो या क्वांटिटी कह दो, अगर 2 से डीएनए था तो डीएनए विल बिकम 4 हो जाएगा, 4 अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। यानी डबल? डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, इसलिए हम सर इसको, कांस्टेंट रहता है क्रोमोसोम और डीएनए डबल होता है। हाँ, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, या अगर आपने सुना होगा कभी मेरे मुंह से, तो उसको हम रेप्लिकेशन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए यस। रेप्लिकेशन, रेप्लिका, अरे अपनी फोटोकॉपी कर रहा है ना, वो रेप्लिका बनाता है, ठीक है। तो डीएनए क्या होता है, डीएनए भैया 2C से, बोलना जरा, 4C हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना? यस सर। यस सर। दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अनीश, अनीश को आवाज आ रही है हमारी? यस सर, बोलिए। हाँ बेटा मैं बोलता हूँ, दादी कब से ऐसे बोलते, मैं लैपटॉप के पास था, ठीक है। तो अनिश मुझे बताओ कि अगर डीएनए का अमाउंट डबल हो जा रहा है तो क्रोमोसोम्स भी तो डीएनए से बने होते हैं, हाँ या ना? यस सर, तो भाई क्रोमोसोम्स का नंबर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, हाँ या ना? डबल हो जाएगा सर। डबल हो जाएगा, ठीक है। सुन लो भाई, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हाँ बोलो, पूरी सेंटेंस पूरा करो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सर कांस्टेंट ना? बिकम्स डबल, नो सर कांस्टेंट। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन, सेम। ठीक है। क्रोमोसोम्स का नंबर कभी भी चेंज नहीं होता भैया, क्रोमोसोम्स जितने थे उतने ही रहते, ठीक है। अगर क्रोमोसोम्स डिवीजन से पहले 2n थे तो डिवीजन के बाद भी इतने रहेंगे, बोलो सॉरी। अगर क्रोमोसोम्स इससे पहले 2n थे, डिवीजन कह रहा हूं सॉरी, s से पहले 2n थे तो अभी 2n से 2n ही रहेंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डज नॉट चेंज ऑल्दो द कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए बिकम्स डबल। क्या हो जाता है, डीएनए की कंसंट्रेशन, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा पर क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज नहीं होगा। अरे आप मुझे बताओ कि ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, खुद बताओ मुझको। 46। 46। 46, ठीक है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो जब सेल एस फेज में जाता है तो 46 के क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाने चाहिए थे, 92 हो जाने चाहिए थे। निष्ठा, हाँ या ना? निष्ठा, सर सिर्फ उसके बाहर वाली चीजें चेंज हो रही, क्रोमोसोम्स को थोड़ी दोबारा सिंथेसाइज करेंगे। नहीं आवाज नहीं है, दोबारा बोलो। सर नहीं होगा चेंज, क्योंकि क्रोमोसोम्स को थोड़ी सिंथेसाइज कर रहे हैं। क्रोमोसोम्स का नंबर कभी डबल नहीं हो सकता ना, क्रोमोसोम नंबर आधा तो हो सकता है,
यस सर, वो मायोसिस में होगा। ठीक है, और बढ़ेंगे तो क्रोमोसोम नंबर बढ़ तो कभी भी नहीं सकता, तो इसका ध्यान रख लेना। क्यों नहीं बढ़ता, कैसे नहीं बढ़ता, वो मैं अभी आपको चैप्टर में आके पढ़ा दूंगा। ठीक है, या अभी समझना चाहते हो, अभी समझना चाहते हो, अभी बताऊं? देखो देखो, यस सर। यस सर, क्या देखो, ऐसे होते ना, अबे ऐसे होते ना क्रोमोसोम भाई, हाँ या ना? यस यस ये होते हैं, ये होता है ना डीएनए, ऐसे लिपटा होता है। अनिश बेटा समझ लो, हमें पता है आपने पहले नहीं पढ़ी बायोलॉजी ज्यादा, ठीक है, आपको बता देते हैं। देखो ये जब डीएनए क्या करता है, जब डीएनए कॉइल करता है इस तरह से, ठीक है, तो क्रोमोसोम्स बनते हैं। क्या बनते हैं? क्रोमोसोम्स। अब आप मुझे बताओ अभी कितने क्रोमोसोम्स बने हुए हैं यहाँ पर, नंबर बताओ क्रोमोसोम्स का। 2। 2 क्रोमोसोम्स, ठीक है। अच्छा, इनमें कोई ना कोई जीन्स ही प्रेजेंट होंगी, चलो आपको जीन्स में से ज्यादा नहीं पता, पर मैं बोलता हूँ ऐसे ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसमें कुछ जीन्स प्रेजेंट है, मान लो 4 जीन्स में 4 जीन्स में, कोई दिक्कत नहीं, या छोड़ दो जीन्स में, छोड़ दो, ये 2 क्रोमोसोम्स, ठीक, इनके पास कितना डीएनए है। अब इन्होंने एंटर करे कहां पर, ये 2n थे, ये 2 नंबर है, 2 है, ठीक है, इन्होंने एंटर करा कहां पर, एस फेज में। एस फेज में एंटर करने के बाद इनका नंबर क्या रहना चाहिए था, डबल रहना चाहिए था, नहीं, इनका सिर्फ डीएनए कांस्टेंट डबल होगा। कैसे? जैसे कि ये लेफ्ट वाला है, ठीक है, ये क्या है, ये लेफ्ट वाला है, इसके ऊपर यहाँ पर एक और स्टैंड बन जाएगा इसका, एस फेज में। समझ रहे हो मेरी बात? अबे हाँ या ना? ठीक है, और ऐसे इसके साथ भी होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। समझ आई मेरी बात? तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पर कितने क्रोमोसोम्स थे? कितने थे? 2n। और यहाँ पर 2 नहीं, छोड़ो, 2 थे, और यहाँ पर कितने हैं? है तो ये भी 2 ही ना, एक ये पूरा और एक ये पूरा, है ये 2 ही अभी भी, क्या है ये अभी भी 2 ही, पर जो डीएनए कंटेंट था वो क्या हो गया, डबल हो गया। पहले यहाँ पर सिर्फ एक ही लेयर थी, या बोल दो सिर्फ एक क्रोमैटिड था, यहाँ पर अब 2 क्रोमैटिड है। कितने क्रोमैटिड है यहाँ पर? 2। भूल गए सिस्टर क्रोमैटिड्स पढ़ाया था मैंने आपको? सर याद नहीं आ रहा है, सेल चैप्टर में पढ़ाया था, नहीं आ रहा यार? सर हाँ, सर ये टॉपिक वजह से समझा दो, समझ नहीं आया मुझे। समझ नहीं आया ना, मुझे उम्मीद थी समझ नहीं आएगा, तभी मैं भी बता नहीं रहा था वाली चीज। अच्छा, वैसे बहुत अर्ली आपको वाली बात समझने के लिए, वाली बात मैंने 12th में पढ़ा था, फिर मैं धीरे-धीरे इसको 11th में लेकर आया, मैंने इसको पहली क्लास में बता दिया। मैं चेक कर रहा था कि किस लेवल के बच्चे को वाली बात समझ आ जाती है। ये वाली बात कंफर्म हो गई कि पहली क्लास में वाली बात नहीं बताई, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर समझो, ये क्रोमोसोम है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? यस सर। ये क्रोमोसोम भी है, ठीक है भाई। 2 सेट में होता है ना, कोई भी क्रोमोसोम हमारे पास 23 पेयर्स कहते हैं, क्या कहते हैं? 23 पेयर्स, यस ठीक है। तो मान लो एक पेयर है ये, हाँ है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब ये सर पेयर जब रेप्लिकेट करेगा तो भी एक पेयर ही रहना चाहिए। यस सर। यस सर। तो ये एक पेयर बन गया, क्या बन गया? ये अभी भी एक पेयर ही है, ये भी क्या है, ये भी एक, बोलना जरा, पेयर है। पेयर है। पर हुआ क्या, इसके पास जो जीन्स थी, क्या थी इसके पास, जो जीन्स। वो क्या हो गई है, वो डबल हो गई, डीएनए कंटेंट डबल हो गया। मैं समझाता हूँ आपको कैसे। जैसे कि यहाँ पर मान लो जीन्स थी ए बी सी डी, और उसमें थी मान लो पी क्यू आर एस, अलग ऐसे होता नहीं है, पर समझ लो, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसके बाद जीन्स कितनी है, ए बी सी डी, और एक कॉपी और आ गई जीन्स की, ये आ गया ए बी सी डी। समझ आई? हाँ या ना? अरे जीन्स तो क्या होगा, जीन्स तो इसके डबल हो गए, और जीन्स इसके भी डबल हो गए, इसके पास नहीं है ये पी क्यू आर एस, पी क्यू आर, आर यू गेटिंग? हाँ या ना? यस। ठीक है,
देखो डीएनए मतलब कि जीन्स जो थी, जीन्स इसके पास कितनी जीन्स थी बताओ जरा? 4 4। इसके पास कितनी है इस वाले के पास? 8 8 8। तो क्या हुआ, जीन्स हुई डबल की नहीं हुई? यस सर जीन्स डबल हो रही है मतलब क्रोमोसोम, जीन्स डबल हो रही है मतलब डीएनए डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर इसके पास कितनी जीन्स है? 4 और एस के पास कितनी जीन्स है इसके पास? 8 8। डबल हो रही है कि नहीं हो रही जीन्स? यस सर तो डीएनए डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर यस सर डीएनए का कंसंट्रेशन 2C से 4C हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर क्रोमोसोम नंबर Yes, sir. 2N से 4N हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर यस सर पड़ेगा खींच के, कहाँ हो रहा है 2N से 4N? सर 2n से 2n हो रहा है ना? बेटा 4N बोला मैंने, वर्ड अच्छा नहीं सॉरी ठीक है? 2n ही रहेगा वो तो। हाँ मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलानी, मैं बीच में खेल कर देता हूँ, ठीक है? समझ आ रही आपने बात? बोला 2n हाँ ठीक है, 2N से 4N होगा, मैंने बोला 2N से 4N होगा, आपने बोला यस सर, मैंने बोला नहीं होगा, ठीक है? 2N से 2N ही रहेगा। अच्छा समझ आ रही मेरी बातें? यस सर अब आ गई अच्छा एक काम करना, आपका स्कूल जाओगे आप कल परसों में? नो सर अरे ऑनलाइन क्लास तो होगी। हाँ यही होगी Yes, sir. आप ना अपने स्कूल की टीचर से एक छोटा सवाल पूछोगे मेरे कहने पे? यस सर Yes, यस sir. यस सर यस सर अपने स्कूल की टीचर से इतना सवाल पूछना कि मैम अगर डीएनए अगर एस फेज के बाद क्रोमोसोम्स का नंबर तो डबल नहीं हो रहा, तो डीएनए कैसे डबल हो जा रहा है? क्योंकि अगर क्रोमोसोम्स डबल होते हैं, सॉरी अगर डीएनए डबल होता है तो क्रोमोसोम्स को भी डबल होना चाहिए, यस सर है ना? एक बार अपनी मैडम से पूछना इस बारे में, देखना मैडम क्या कहती है, समझा तो मैं पाती है पूछूंगी वो तो 12th का पढ़ाने लग जाएंगी। क्या? अगर मैं अपनी टीचर से पूछूंगी वो तो 12th का ही पढ़ाने लग जाएंगी। तो बेटा अच्छी बात यार, ये तो अच्छी बात है निष्ठा। सर अगर मैंने पूछा तो मेरी कहेगी कि 12th में आएगा तो तब पढ़ा देंगे और मेरी कहेगी कि रहने दो, सिलेबस में है ही नहीं, क्या करोगे पढ़ के। यस सर सेम चलो ठीक है, वैसे है नहीं आपके सिलेबस में, ये बताऊं आपको टेक्निकली, ये वाली बात तो ठीक है, ठीक है सिलेबस में तो है, ये लाइन भी सिलेबस में है, सब कुछ है, ये जो पर जो कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन है ना, ये है नहीं। और मैं सच बताऊं, मैं बहुत झूठा हूं उस वाली चीज से, मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल रहा कि यार अगर डीएनए डबल हो जाए तो क्रोमोसोम्स को भी तो डबल होना पड़ेगा। मैं वाली बात को लेकर बहुत परेशान था, और एक बार मैं अपने कॉलेज में प्रोफेसर के पास चला गया, मैंने बोला सर इधर आओ, ये बात बताओ ये ऐसे ऐसे कभी हो जा रहा है तो डबल क्यों नहीं हो रहा? एंड ही वाज अ मास्टरपीस बायोलॉजी में, आप उनका नाम पढ़ना कभी, मतलब आई एम द फैन ऑफ दैट पर्सन, डॉक्टर वीपी अग्रवाल, सुना है नाम आपने? नहीं सुना? वो मेरे बायोलॉजी के कॉलेज में प्रोफेसर, सर दोबारा नाम। वीपी अग्रवाल, वीपी अग्रवाल, ठीक है? आपने आपकी बुक आती है ना एपीसी, आती है एपीसी लैब मैनुअल यस सर बायोलॉजी की, है आपके पास? यस मेरे पास है निकालना जरा देखो, एपीसी वाली सर मैंने एक्सचेंज करा दिया, मैंने 2 मंथ्स के ले लिया ट्रू ले ली। आप एबीसी जरा देखना है किसकी है, एबीसी इज रिटन बाय दैट पर्सन जो हमारे प्रोफेसर है, काफी सारी किताबें लिखी हैं, आपके लेवल पे उन्होंने एक किताब लिखी है, आपकी लैब मैनुअल के लैब में एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं बायोलॉजी के, ठीक है? उन्होंने मुझे पूरी बायोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको पढ़ाऊंगा तो आप कहोगे यार मतलब अगर विषय सर ऐसा पढ़ा रहे हैं, इतना बढ़िया पढ़ा दे रहे हैं, तो डॉक्टर वीपी अग्रवाल कैसे पढ़ाते होंगे? वो तो अपार लेवल था, मतलब गॉड लेवल की टीचिंग थी वो तो। सच बताऊं तो मैं इंटरेक्टिव बना सकता हूँ उसको, और जो नॉलेज जो वो यस सर मिल गई बीपी अग्रवाल एससी महेश्वरी लेबोरेटरी मैनुअल बायोलॉजी पहला पन्ना खोलो, देखो क्या लिखा हुआ है नीचे, देखो लिखा हुआ कॉलेज का नाम लिखा हुआ है हमारे ध्यान से कॉलेज, सर जस्ट अ सेकंड यस सर लिखा है एमएससी दिल्ली पीएचडी दिल्ली सीनियर एसोसिएटेड प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी दयाल सिंह कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ठीक है ना? थोड़ा सा ब्रिलियंट है, ठीक है? उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट समझाया था कि ऐसे होता है, समझ रहे हो? ठीक है, तो मुझे बहुत ही हाईली डाउट है कि आपके स्कूल का टीचर इस कॉन्सेप्ट को बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा क्योंकि एसोसिएट प्रोफेसर है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर, डेप्यूटी प्रोफेसर, और फिर एसोसिएट प्रोफेसर, और फिर प्रोफेसर होता है, समझ रहे हो? जूनियर प्रोफेसर तो कहीं नहीं आते, ये पीजीटी टीजीटी तो कोई नहीं पूछता कॉलेज में, पता है ना आपको वाली बात, कॉलेज में तो एक अपार लेवल के टीचर्स होते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ, प्रोफेसर कहते हैं प्रोफेसर प्रोफेसर होता है यार, ठीक है? और वो वाला प्रोफेसर मनी ईस्ट वाला प्रोफेसर नहीं,
ठीक, आ जाओ G2 फेज को। G2 फेज को हम कहते हैं क्या? सेकेंडरी ग्रोथ फेज। क्या कहता हूँ उसको मैं, बताना जरा। सेकेंडरी ग्रोथ फेज। सेकेंडरी ग्रोथ फेज। वैसे जी का मतलब होता है ग्रोथ, या कई बुक्स में ना जी का मतलब गैप भी लिखा हुआ है। क्या भी लिखा हुआ है? जी का मतलब लिखा हुआ है गैप। क्या लिखा हुआ है? गैप। ठीक है, एनसीईआरटी में गैप ही दिया हुआ है। एनसीईआरटी में गैप ही दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। क्या होती है यहाँ पर? सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब कैसे? यार देखो डीएनए तो आपने डबल कर लिया, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख दो सबसे पहले तो कि डीएनए डुप्लीकेशन स्टॉप्स। हाँ सबसे पहले तो डीएनए का जो है रेप्लिकेशन हो रहा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, जैसे ही वो बंद होगा, इसके बंद होने का मतलब यही है कि G2 फेज स्टार्ट हो गया। या आप ये बोल दो कि G2 फेज के स्टार्ट होने का मतलब है कि अब रेप्लिकेशन का प्रोसेस क्या हो गया है? बोलो, खत्म हो गया। समझे बात को मेरी? खत्म हो गया। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। दूसरी बात, डीएनए डबल कर लिया, अबे क्यों करा है? बांटोगे भी तो उसको अपने बच्चों में, जो 2 डॉटर सेल बनने वाले हैं उन्हें बांटना भी तो है, हाँ या ना? और बांटने का काम कौन करेगा? बांटने का काम करेगा प्रोटीन। सर हाँ बोलो। डीएनए रेप्लिकेशन यानी जो सेल होता है उसी में बस जो डीएनए वो 2 हो जाता है, वो सेल मतलब वो डीएनए रेप्लिकेट हो गया। हाँ, तुम तो पढ़ा हूँ फिर से। अनिका क्या हो गया? ठीक है। सर कंफ्यूजन हो गया। अरे अभी जो काम हो रहा है वो सारा सेल के अंदर ही तो हो रहा है। अरे तो आपको ये लगता है कि सेल कहेगा नहीं आज मुझे डीएनए डबल करना है, तो बाहर में इसको किराए पे दे देता हूँ, डबल हो जाएगा, ऐसा है क्या? सेल के अंदर ही तो होगा काम। ठीक है, चलो यस आगे आ जाओ। ठीक है, डीएनए डुप्लीकेशन स्टॉप हो गया, और यहाँ पर बनेंगे क्या? प्रोटीन्स। क्या बनेंगे? प्रोटीन्स रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। इनकी होगी क्या? इनकी होगी सिंथेसिस। क्या होगी इनकी? मैं बोलो क्या होगी? प्रोटीन्स बनेंगे। अब सुन लो, पेपर में सवाल आ सकते हैं कौन से प्रोटीन्स डबल हो रहे होंगे, तो सुन लेना। प्रोटीन्स होते हैं, पढ़ाऊंगा भी आपको आगे चल के भी, पहले पढ़ा भी रखा है। माइटोसिस के लिए जो बनते हैं क्या? माइटोसिस से, या छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, और आसान कर देता हूँ, अभी याद आ जाएगा। याद आया कुछ? कुछ याद आया? स्पिंडल फाइबर। सर सुनना सुनना तो लग रहा है। सुनना सुनना सा तो लग रहा है, अभी पूरा याद आ जाएगा। देखो यार, एस फेज में सिंथेसिस हुई है। क्या हुई है एस फेज में? बोला जरा। सिंथेसिस हुई है, और किसकी सिंथेसिस हुई है? डीएनए। मतलब जो डीएनए का अमाउंट था क्या हो गया? वो डबल हो गया, है ना? एक चीज और भी हुई थी यहाँ पर, मैं लिखना भूल गया। क्या लिख रहा हूँ? क्या लिख रहा हूँ? सेंट्रोल सेंट्रियोल। डुप्लीकेशन। याद आया सेंट्रियोल? याद आया? यस सर। सर यस सर Yes, 2 sir. Yes, sir. सेंट्रोसोम्स 90 डिग्री। याद आया? यस सर सेंट्रोस्फेयर की लेयर होती थी इनके ऊपर। हाँ, ये क्या है? ये है सेंट्रियोल। क्या है ये? सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल से निकलते हैं स्पिंडल फाइबर्स, जो जाके क्रोमोसोम्स को जाके पकड़ लेते थे। याद है सेंट्रोमेयर के ऊपर काइनेटोकोर पे आके अटैच होते थे, मैंने बताई थी वाली बात आपको, जब मैं चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा रहा था आपको। यस सर याद नहीं है? कुछ याद नहीं है। चलो भाई पढ़ाएंगे, दोबारा पढ़ाएंगे, क्या करें, टीचर का पढ़ाने को, ये दोबारा पढ़ा देंगे। ठीक है, चलो ये वाली बात समझ आ रही है? पहले मुझे बताओ, इतनी बात समझ आई? स्पिंडल फाइबर बनेंगे। क्या बनेंगे यहाँ पर? G2 फेज में कौन से प्रोटीन बनते हैं? स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। कौन से बनते हैं?
बोलो स्पिंडल फाइबर्स। और कहाँ से निकलते हैं ये, इसमें से निकला शुरू करते हैं। ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं, नहीं था यार तो कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसके इंटरफेस की, इसकी बात हो गई, ये बात हो गई इसकी इंटरफेस की। अब आगे आते हैं और बात करते हैं इसकी हम। बताओ किसकी, तुम लोग नोट तो नहीं कर रहे ना साथ साथ में, या कर रहे हो? नहीं sir. कर रहे सर। नो सर। ठीक है चलो, अच्छे हो गए अब आप लोग। ठीक है, पढ़ने में ध्यान दो यार, तो लिखा तो किताबों में भी हुआ ही है ये। ठीक है, अगला जो फेज है वो है हमारे पास एम फेज। कौन सा वाला फेज है? एम फेज। और एम फेज के आपको मैंने दोस्त से पहले बता दिए थे, कौन कौन से थे? अरे बोलो। वो कैरियोजेनेसिस और फिर था Kinetics. साइटोकिन। एओ का है क्या? एक तो था कैरियोजेनेसिस था शायद। बेटे Kinesis. Kinesis. जेनेसिस में तो यस सर। ऐसा नहीं प्लीज। ठीक है, पहला था कैरियोकाइनेसिस, दूसरा था साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ठीक है। और भाई यस देखो सर। कैरियोकाइनेसिस है क्या है, ये जो कैरियोकाइनेसिस है, इसी को हमारी किताब में बोला गया है, M phase. बोला गया है Mitosis. बोला गया है माइटोसिस। और इसी चीज को, इसी सुन लेना मेरी बात को, इसी चीज को 4 हिस्सों में तोड़ दिया गया है। कितने हिस्सों में तोड़ दिया गया है? 4 4 phases. हिस्सों, कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में। ठीक है ना, 4 फेजेस में, 1 2 3 और 4। सर कौन कौन से हैं 4 हिस्से? देख लो भाई, पहला है प्रोफेज। कौन सा फेज? बोलो। प्रोफेज। Prophase. प्रोफेज। पहला है प्रोफेज, प्रो मतलब पहला। ठीक है, फिर दूसरा है मेटाफेज। कौन सा phase? Metaphase. Metaphase. दूसरा है हमारे पास Metaphase. मेटाफेज। तीसरा है हमारा Anaphase. एनाफेज। एनाफेज। और लास्ट है हमारे पास टेलोफेज। Telophase. टीलोफेज। Telophase. ठीक है, टीलोफेज टर्मिनल फेज है, इसमें जो न्यूक्लियस थे वो टूट के 2 बन जाएंगे। ठीक है, अब न्यूक्लियस 2 बन गए तो अब क्या करना है? काटो सर को बीच में, दोस्तों कर दो उसको, हाँ या ना? नहीं, हाँ। तो अगला फेज जो है वो है हमारे पास साइटोकाइनेसिस। कौन सा? तो बोलो कौन सा है? साइटोकाइनेसिस। समझ तो नहीं आ रही होगी मेरी बात आप लोगों को, या आ रही है? नहीं सर आ रही है ना। आ रही है, थैंक यू। ठीक है, तो भाई देखो काम ऐसे हो रहा है। तो अब क्या हम इस इंटरफेस की बात करेंगे पूरे चैप्टर में, या इस पीमैट की बात करेंगे, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज? सर इसकी बात करेंगे ना, माइटोसिस वाले। माइटोसिस की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, माइटोसिस की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब आप एक काम करो, अब आप इसको साफ साफ तरीके से नोट कर लो। ठीक है, फिर मैं आपको माइटोसिस पढ़ाना शुरू करता हूँ, मेरा टाइम है हमारे पास अच्छा खासा। ठीक है, थोड़ा एक्सटेंड भी कर लेंगे क्लास को, जरूरत पड़ेगी तो। पर मैं आज आपको माइटोसिस ठीक से पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? माइटोसिस ठीक से पढ़ा। ठीक है, चलो नोट करें भाई, उतार लो।
डन? Yes, sir. कितने बच्चे बैठे? सर जस्ट 2 मिनट। हाँ बेटा कोई बात चले? अनिका बढ़ जाए? यस ठीक है। चले जी, तो शुरू करते हैं किससे? सबसे पहला फेज माइटोसिस का। माइटोसिस का मतलब सिंपल मतलब है डिवीजन। क्या मतलब है? डिवीजन। डिवीजन। एक बात जो आपने पहले माइटोसिस से पहले थोड़ी समझ लेनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद ना 2-3 लाइनें छोड़ देना, डेफिनेशन लिख लेंगे भैया, पेपर में तो लिखनी पड़ती है, ठीक है? सपोज करो ये एक सेल है और इस सेल ने माइटोसिस करके 2 सेल्स बना दिए। कितने सेल्स बना दिए? 2 सेल्स। ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये सेल अगर एक ह्यूमन सेल था, क्या था? अगर ये एक ह्यूमन सेल था तो बट ऑब्वियसली बात है ये डिप्लॉयड होगा। क्या होगा? ये डिप्लॉयड, मतलब इसके पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे? इट मस्ट बी हैविंग 46 क्रोमोसोम्स। भाई हाँ या ना? ठीक है, यस मतलब कि 2n, मतलब कि n प्लस n। एक सेट n मतलब 23, दूसरा सेट n मतलब 23, टोटल लाइन कितने जाएंगे? 46। अब ये वाली बात से सहमत है कि नहीं? यस नो संभवी? यस अब क्या है? अब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जब माइटोसिस होगी, क्या होगी? जब माइटोसिस होगी ना, तो अगर डिवीजन से पहले एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स थे। कितने क्रोमोसोम्स थे? कितने क्रोमोसोम्स थे? 46 46 क्रोमोसोम्स अगर थे, तो डिवीजन के बाद भी जो सेल बनेंगे उनके पास ही 46 क्रोमोसोम्स होंगे। मतलब कि इस वाले सेल के पास भी कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46, और इस वाले के पास भी कितने होंगे? 46 46। तो सेल का जो नंबर है या सेल की जो टाइप है या वो चेंज नहीं होने वाली। अगर ये सेल पहले डिप्लॉयड था तो ये 2 सेल्स जो बनेंगे ये भी क्या होंगे? ये भी हाँ डिप्लॉयड होंगे। मतलब कि अगर मेरी कोई स्किन का सेल है, मेरी स्किन का सेल डिवाइड करता है, ठीक है? मेरी स्किन का सेल क्या करता है? डिवाइड करता है। तो जो 2 नए सेल्स बनकर आएंगे वो सेल्स भी कैसे होंगे? पुराने वाले सेल की तरह ही होंगे। हाँ या ना? यस ठीक है, तो दैट सेल्स आर नोन एज सोमैटिक सेल्स। क्या कहलाए जाते हैं? सोमैटिक सेल्स कहलाए जाते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल्स होते हैं, ठीक है ना? टाइप्स ऑफ सेल्स। यहाँ पर ना प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक अलग सिनेरियो में। ठीक है, देखो यार 2 तरह के सेल्स हैं। एक है जर्म सेल्स। कौन सेल्स है? बताना जरा। जर्म जर्म सेल्स। सेल ये जर्म सेल्स जब डिवाइड करते हैं, व्हेन दे डिवाइड, सो दे फॉर्म्स गैमीट। क्या बनाते हैं बोलना जरा, बोलो भाई, क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? गैमीट एक सवाल आया किसी बच्चे का, सर इज देन हाउ डज अ zygote divides to form other types of cells? वो डिवीजन नहीं होती, वो डिफरेंशिएशन होती है। वो पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट। ठीक है, इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। चलो, जर्म सेल्स, ठीक है ना? तो जर्म सेल्स तो डिवाइड करते हैं तो बनाते हैं गैमेट। तो उनकी सेल टाइप होती है पूरी तरह से चेंज हो जाती है। ठीक है, जबकि जो दूसरे सेल्स होते हैं वो होते हैं सोमैटिक सेल्स। कौन सेल्स होते हैं? सोमैटिक सेल्स।
सोमैटिक सेल्स जैसे मेरा स्किन का सेल, फॉर एग्जांपल मेरा स्किन का सेल, मेरे लीवर का सेल, ठीक है, मेरे हेयर का सेल, मेरे कहीं का भी सेल, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मेरी स्टमक का सेल, किडनी का सेल, कहीं का भी सेल मान लो भाई आप, ठीक है। इन सब जगहों में मेरी पूरी बॉडी में, मेरी पूरी की पूरी बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट है वो कौन से सेल्स है? वो है सोमैटिक सेल्स। कौन से सेल्स है? बोलना जरा। सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक। कहने मतलब ये है कि जब भी कोई एक सोमैटिक सेल डिवाइड करेगा, क्या करेगा? बोला जरा। डिवाइड करेगा तो जो चीज बनकर निकलेगी वो भी क्या ही होगी? वो भी एक सोमैटिक सेल ही होगा। क्या ही होगा? वो भी सोमैटिक सेल होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप समझ रहे हो? आप एक बात बताओ, आप बाहर नहा के निकलते हो जब सुबह सुबह या मुंह धोते हो तो ऐसा लगता है थोड़े से गोरे हो गए हो? लगता है ऐसा? यस सर। ये सर जो डेड सेल्स हैं ऊपर के वो रिमूव हो जाए। हाँ, क्योंकि ऊपर के डेड सेल हट गए। इसका मतलब नीचे से जो नई लेयर आई है सेल्स की, वो पुराने वाले सेल्स की तरह ही है ना, या उनसे अलग है? बताओ, आप खुद सोच के बताओ। उसकी तरह ही है। उसी तरीके के, मतलब कि जैसे सेल्स पुराने वाले थे वैसे सेल्स नए वाले भी हैं, तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। तो बिकॉज दे आर द सोमैटिक सेल्स, ठीक है। और ये सोमैटिक सेल्स डिवाइड करते हैं वाया माइटोसिस। कैसे डिवाइड करते हैं? ये माइटोसिस डिवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब कि पुराने वाले सेल्स अगर 2n थे तो नए वाले सेल्स भी क्या होंगे ये बताना? 2n ही होंगे, डिप्लॉइड ही होंगे। क्या होंगे? डिप्लॉइड ही होंगे। अगर पुराने सेल्स के पास दो क्रोमोसोम्स, दो सेट्स का क्रोमोसोम्स के, तो नए वाले सेल्स के पास भी कितने सेल्स होंगे? कितने सेट्स होंगे क्रोमोसोम्स के? दो ही होंगे। हाँ या ना संभवी? बोलो। यस सर। हाँ, कोई बच्चा सवाल पूछ रहा था। सर मैं कह रही थी अगर हमने बालों में तेल लगाया तो फिर हमारा फेस जल क्यों लगता है? उसमें कौन सा डेड सेल? मुझे लगा बायोलॉजी का सवाल पूछोगे, आपने तो कॉस्मेटिक का सवाल पूछ लिया। भाई देखो, बालों में तेल लगाने में चेहरा डल इसलिए लगता है, ठीक है। क्या आप बालों में तेल लगाते हो? वो तेल जो होता है उसकी बहुत ही पतली लेयर बह के आपके चेहरे पे आ जाती है। आप उसको कई बार पोंछ देते हो, कई बार नहीं पोंछ पाते हो। यस सर। और वो चेहरे पे जब ऑयल आ जाता है, हवा में क्या होता है, दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है और मिट्टी हवा, दिल्ली में की हवा मिट्टी हमेशा होती है। तो वो जो मिट्टी होती है वो मिट्टी आके चेहरे पे चिपक जाती है, जिस वजह से चेहरे की स्किन से टकराकर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती और लाइट वहीं की वहीं स्कैटर कर जाती है। इस वजह से चेहरा क्या होता है? डल नजर आता है, ठीक है। सर मुंह धो ले उसके बाद कोई दिक्कत? मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तेल लगा रहने तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को तो क्या दिक्कत है? तो भाई कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार आप तो। ये बायोलॉजी पढ़ ली है? आ जाओ, ठीक है। जब दूसरे सेल्स कैसे होते हैं? दूसरे सेल्स होते हैं हमारे पास जर्म सेल्स। कौन सेल्स होते हैं बताना जरा? जर्म सेल्स, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो मेल्स में टेस्टिस होते हैं, क्या होते हैं मेल्स में? टेस्टिस होते हैं। या जो फीमेल्स में ओवरी होती है, उनके अंदर सेल्स होते हैं। समझ रहे हैं बात को? जैसे एक तरह के सेल्स होते हैं, आपने इनका नाम नहीं सुना आज से पहले। इनको कहते हैं कि हम स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहते हैं इनको? ये 11 से थोड़ा लेवल में अप कर दे रहा हूँ, एक बार ध्यान दो, समझ आएगा जरूर, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। कहाँ पर होते हैं? टेस्टिस में। कहाँ पर होते हैं ये? कहाँ पर होते हैं? टेस्टिस। ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया जब, सुन लो मेरी बात को, स्पर्मेटोगोनिया जब डिवाइड करेंगे तो सेल्स बनकर आएंगे गैमीट्स, जैसे कि बताना। हाँ, स्पर्म। तो जो स्पर्मेटोगोनिया मेरी बॉडी में है, ठीक है, वो है 2n। क्या है वो? भाई बोलो जरा। 2n डिप्लॉइड। क्या है? डिप्लॉइड। डिप्लॉयड। गैमेट्स होते हैं, आपको पता होगा गैमेट्स हमेशा क्या होते हैं? एन होते हैं। क्या होते हैं? एन होते हैं। वो कहता हूँ क्या मैं? हैप्लॉइड। क्या कहता हूँ उनको मैं? बोलो। हैप्लॉइड, ठीक है। हैप्लॉयड। अब जो है वो होते हैं हैप्लॉइड, और ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि
अगर एक ह्यूमन को 2n होना है, डिप्लॉयड होना है, अगर किसी में एक ह्यूमन को 2n होना है, तो जरूरी है कि उसका जो जाइगोट बने, क्या बने, उसका जो जाइगोट बने भैया, उसको भी क्या ही होना चाहिए, उसको भी 2n होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे तो होता है जब स्पर्म n होता है और जो फीमेल का ओवम होता है वो क्या होता है, वो भी n होता है। तो ओवम और स्पर्म दोनों आके मिलते हैं तो बनता है क्या, जाइगोट, जाइगोट। और फिर ये जाइगोट डेवलप करता है किसमें, इसे ह्यूमन में। एम्ब्रियो। तो स्पर्म होता है n, ओवम होता है n, n से n, जाइगोट बना 2n और 2n से ह्यूमन 2n। समझ रहे हो मेरी बात को? इसका मतलब जो गैमेट बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो गैमेट बन रहा है उसको n होना चाहिए। तो सर ऐसी भी कोई डिवीजन होती है क्या जिसमें 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 जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो आधा हो जाए, कि अगर यहाँ पे क्रोमोसोम्स 2n से तो यहाँ पर n हो जाए, यहाँ पे 46 तो यहाँ पे 23 हो जाए, कोई ऐसी डिवीजन मियोसिस। है, ठीक है ना। ये भी एक डिवीजन है और उस डिवीजन को कहता हूँ क्या मैं, मेयोसिस। क्या कहता हूँ उसको मैं, बोलना जरा, मेयोसिस। मेयोसिस के बाद क्या होता है, क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज, आधे हो गए क्रोमोसोम के नंबर, रिड्यूस कर रहा है, इट इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहलाती है, कहलाती है रिडक्शनल डिवीजन। जबकि माइटोसिस के बाद क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज नहीं हुआ, पहले भी 2n था, अभी भी कितना ही है, बोलो भाई 2n है। माइटोसिस को मैं कह देता हूँ क्या, इक्वेशनल डिवीजन। क्या कहता हूँ मैं इसको, अरे बोलो, डिवीजन। पहले कितने थे, पहले 2n थे, अभी भी कितने हैं, अभी भी 2n है। तो इक्वल है क्रोमोसोम्स के नंबर, पर यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ पर कम हो गए, 2n से कितने हो गए, एन 10. n हो गए। इट इज कॉल्ड एज व्हाट, रिडक्शन। तो करना जरूरी था रिडक्शनल डिवीजन, आप बताओ मुझे। हाँ या ना? सर क्योंकि अल्टीमेटली जाइगोट में 2n ही होना क्योंकि जाइगोट में क्या होना चाहिए, जाइगोट में 2n ही होना चाहिए, चाहिए, 2n। होना चाहिए। प्रिया बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो खैर हम इसकी बात नहीं यहाँ पर नहीं करनी है, ठीक है। तो अब आप एक काम करें, अब आप कुछ लिख लें, ठीक है, मैं अपने असाइनमेंट्स ले आऊँ। सर यहाँ पे जो ये n है इसकी वैल्यू 23 है। हाँ इनकी वाली 23 है ना, प्रोवाइड है ना। ओके। सबसे पहले आप माइटोसिस की डेफिनेशन लिख लें। Just a second. Yes, sir. ठीक है, लेट मी नो वंस यू आर डन।
डन। सर 1 सेकंड रुक जाओ। ओके सर डन। डन, ठीक है। तो अब अभी काम करें, क्लास का बाकी वाला पार्ट जो है, आगे की जो चीजें हैं, ठीक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पर आप इसके पहले आप लिख लें, ठीक है ना, क्योंकि लिखने वाली चीज आज बिल्कुल भी नहीं हो पाई है, ठीक है, तो आप नोट करें। यहाँ मैं आपको क्वेश्चन दूं, आप क्वेश्चन करेंगे, बताओ। क्वेश्चन लिखो होमवर्क के लिए, सर ठीक है, क्वेश्चन लिखो। देखो, डिफाइन, डिफाइन cell cycle, define cell cycle. Number two, cell division. Number two, cell division. दो चीजों को डिफाइन करना है, ठीक है। write the Question number 3. हाँ, write the average lifespan of, write the average lifespan of number one mammalian cell, number two RBC, number three yeast, and number four E. coli. थोड़ा सा अच्छे सवाल दे रहा हूं मैं, आप पढ़ना है आपने, ठीक है ना, पढ़ता आंसर लिखना है। E. coli, ठीक है। Yes. Sir, can you repeat E? कोली COLI, E. coli, ठीक है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। what is G naught phase, what is G naught phase of cell cycle? What is G naught phase of cell cycle? What is G naught phase of cell cycle? Done, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट Sir, राइट आप
सर आपने मोसिस का वो माइटोसिस का डिफिनेशन नहीं लिखवाया। क्या कह रहे हो? सर माइटोसिस का आपने डिफिनेशन नहीं लिखवाया। माइटोसिस में लिखवा रहा हूँ अभी आपको, ठीक है ना। राइट द नंबर ऑफ सेल साइकिल्स, राइट द नंबर ऑफ सेल साइकिल्स of mitosis ठीक है, ये डोर क्लोज करो। राइट द नंबर ऑफ सेल साइकिल्स ऑफ माइटोसिस had यार वाला सवाल करते नहीं है, वाला सवाल डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, ठीक है ना। इसको आप अभी कट कर लो, सारे क्वेश्चन छोड़ दो, मैं लिखवा था, छोड़ दो उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, राइट थ्री डिफरेंसेस बिटवीन राइट थ्री डिफरेंसेस बिटवीन राइट थ्री डिफरेंसेस बिटवीन राइट थ्री डिफरेंसेस बिटवीन mitosis and meiosis, right? Three differences between mitosis and meiosis. Noted? Yes, sir. ठीक है ना। अच्छा माइटोसिस डेफिनेशन लिख लो यार, जो रह गई थी लिख लो। लिखिए, माइटोसिस फेज, इसको माइटोसिस भी कहते हैं, फेज represents the phase when the actual cell division occurs, ठीक है, full stop. It involves two phases. Number one, karyokinesis. Number two, cytokinesis. ठीक है। एम फेज के साथ में ना आप सॉरी माइटोसिस के साथ में ना आप एम फेज भी लिख लो, जैसे आप लिखा ना माइटोसिस, उसके साथ में ना आप यहाँ पर एम फेज भी लिख, ठीक है। क्यों लिखना है एम फेज? व्हाट इज द नीड ऑफ राइटिंग एम फेज? क्योंकि कई बार ना एग्जाम में एम फेज के नाम से क्वेश्चन आया था, तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं मेटाफेज को पूछ रहा है, पर नहीं, एम फेज का मतलब भी माइटोसिस ही होता है, ठीक है। एम फेज एक सेल साइकिल वाले पार्ट का, या एक मैं बोलूंगा हाँ सेल साइकिल का एक पार्ट है एम फेज, जिसको हम माइटोसिस फेज कहते हैं, ठीक है ना, जिसमें सेल एक्चुअल डिवाइड करता है, ठीक है जी, पक्का पढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। तो यार पार्ट हमारे पास खत्म होता है यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और हम माइटोसिस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम माइटोसिस, ठीक है, और माइटोसिस के साथ माइटोसिस तो कर ही लेंगे, हमारे पास माइटोसिस भी आएगा, साइटोकाइनेसिस वाला पार्ट इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना, और हम सिग्निफिकेंस कर लेंगे माइटोसिस और मियोसिस दोनों के, ठीक है, जिससे कि फिर हम उसके नेक्स्ट क्लास में सिर्फ मियोसिस पढ़ना होगा, तो उसके नेक्स्ट क्लास में मियोसिस पढ़े खत्म कर देंगे, ठीक है जी, चले, यस सर। ठीक है, चले तब सर तक आज के लिए मेरी फर्स्ट क्लास है सर, क्लास की टाइमिंग क्या होती है? दोबारा बोलो। सर क्लासेस की टाइमिंग क्या होती है? आज मेरी फर्स्ट क्लास है तो बता दो। फर्स्ट क्लास है आज। क्लासेस की टाइमिंग बेटा देखो, संडे को क्लास है हमारे पास, ठीक है, 10 से 11:30 हमने टाइम ही रखा हुआ है, ठीक है ना। आज क्लास एक्सटेंड हो गई क्योंकि थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई थी, और मैं हट जाता हूँ, ठीक है। और थर्सडे को हम क्लास रख रहे हैं 8 से 9:30, ठीक है। दिक्कत तो नहीं है किसी को इस टाइमिंग में? अनिश कोई प्रॉब्लम?
सर मेरी फिजिक्स की क्लास होती है 8:40 से। 8:40 से क्लास होती है आपकी फिजिक्स की? यस सर, शुरू। 8:40 डॉट हो जाती है शुरू? हाँ सर, 8:40 पे अजय सर कर देते हैं। अच्छा। अह, कोई और बैच भी है क्या आपके पास फिजिक्स में? नो सर, वो बैच 2 ही है सर, जो मुझे अभी मिला हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। 8:40 से होती है? यस सर। अच्छा, बाकी लोग मुझे बताएं कि अगर पहले रिकॉर्डिंग ऑन कर